Question 8. With reference to the Finance Commission of India, which of the following statement is correct? Statement 1 is it encourages the inflow of foreign capital for the infrastructure development. B. It facilitates proper distribution of the finances among the public sector undertakings. C. It ensures transparency in the financial administration. None of the statement A, B, C are correct. उसमें 8 में क्या होना चाहिए था? हेलो, बोलो बोलो। हाँ ये बताना इसमें क्या होना चाहिए था? ऐसा कुछ है क्या कि फॉरेन कैपिटल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। एक ही स्टेटमेंट चूज करना है, only one। एक करना है नहीं, हाँ एक ही करना है। डी वाला तो एबीसी गिवन करेक्ट। हाँ ट्रांसपेरेंसी तो होगा नहीं इसमें, ठीक। सी वाला सी वाला ही क्यों? होगा ना? क्यों, क्या करता है इसमें? हाँ, वो तो ट्रांसपेरेंसी कैसे इंडिया है? मतलब ओ सॉरी, मैं टैग समझ रहा था, ठीक है। सॉरी। हाँ, क्या करेंगे भाई, क्या नाम? हाँ। सॉरी, फाइनेंस समझ रहा है, ठीक है। तो इट encourages इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तो नहीं है, ठीक है। इट फैसिलिटेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर एंड, यार ये ये हो भी नहीं सकता है। है। क्यों? पब्लिक सेक्टर पीएसयूज में पैसा देने का काम थोड़ी है इसका। मतलब इनडायरेक्टली, मतलब कहीं से वैसे कर रहा हूँ मैं। इनडायरेक्टली, चलो आई मेन थिंक पर्पस। बी है ना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उसके अंडर जो डिपार्टमेंट आता है हाँ। दीपम, वो करता है। सही है। और ट्रांसपेरेंसी वाला भी कोई आई थिंक लग नहीं रहा। मे बी ट्रांसपेरेंसी हो सकता है कि रिकमेंडेशन देता हो, तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी करती हो। ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। क्या बताएं इसमें? नन लग रहा है ये डी वाला स्टेटमेंट। सही कह रहे हो, हाँ, नन। कभी कभी नन भी हो जाता है भाई, ठीक है। तो नन का 8 का डी, ओके देख लेते हैं। हाँ 8 का डी है। The main function of Finance Commission is to recommend how the Union government share taxes levied by it with the state. These recommendations cover a period of 5 years. The Commission also lays down the rules by which the Centre would provide grants in aid. Okay. Grants in aid out of consolidated fund. It also required to suggest measures to augment the resources of the state and ways to supplement the resources of the panchayat and municipalities. Okay. All right. अभी 15 फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? 41%। जितनी बार देखो भूल जाते हैं। 41% है, 6 ग्रांट इन एड्स है, और एक बार देख लेते अपन इसको। और ये आर्टिकल 275 में दिया है, ठीक है। क्या? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के बारे में जो फाइनेंस कमीशन देती है, करती है, जो हम लोग कल पढ़े थे, लेकिन लक्ष्मीकांत से मैं पढ़ रहा हूँ। Statutory grant, Article 275 empowers the Parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every state. Also, different sums may be fixed for different states. These sums are charged on the Consolidated Fund of India every year. Apart from this general provision, the Constitution also provides for specific grants for promoting the welfare of the scheduled tribes in a state or for raising the level of administration in the scheduled areas in a state, including the state of Assam. The statutory grants under Article 275, both general and specific, are given to the states on the recommendation of the Finance Commission.
तो पहला ये देख लो कि लास्ट टाइम कितना था, 14th फाइनेंस कमीशन में 42% ऑफ डिविजिबल पूल रखा था, इस बार 41% कर दिया गया, क्योंकि 1% जो है वो नई यूटी बनी थी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, उसके लिए रिजर्व रखा था। और हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन बिटवीन द स्टेट्स, तो उसका क्राइटेरिया क्या था, 12.5% वेटेज टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 45% टू इनकम, 10% to each to population and area, 10% to forest and ecology, and 2.5% to tax and physical efforts. Okay. तो इसका कोई याद करने के लिए है क्या निमोनिक? इसका बता कोई भाई। कंपैरिजन से दिखा दो ना, कोई कंपैरिजन टेबल से कि लास्ट में क्या क्या था फाइनेंस कमीशन में, उसमें क्या था। आई थिंक संजय वो पीआरएस के वेबसाइट पे जाओगे ना, सेम रिकमेंडेशन वो टेबल मिल जाए। ये हाँ ये भी काफी है। ये ना, हाँ ठीक है। तो देखो पहले में पैरामीटर्स जो थे वो चार ही पैरामीटर थे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्टेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, एरिया, पॉपुलेशन। यार ये यार पॉपुलेशन पे स्टार क्यों है, कोई आइडिया है क्या? कुछ वो मृणाल तो ना सर बेसिस है ना, उनका कौन सा सेंसस का यूज कर रहे हैं लोग शायद कुछ। अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ इसका कुछ पता था। अगर किसी को पता है तो मृणाल सर में है ना 5 दिए हैं पहले। पहले में हम्म आई थिंक उसने फिर ना पॉपुलेशन को शायद दो क्राइटेरिया में करा अलग अलग, मैं भी एक बार चेक कर लेता हम्म। हूँ। हाँ 5 है। पहला है पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज, इनकम डिस्टेंस, एरिया, फॉरेस्ट कवर। मैं फोटो भेज देती हूँ। अब अभी का बता रहे हो क्या? नहीं है 14th का, 14th एफसी की बात कर रही हूँ मैं, उसमें क्या क्या है 5 वो? है। वापस पॉपुलेशन, बताना। हाँ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज, इनकम डिस्टेंस, एरिया, फॉरेस्ट कवर। डेमोग्राफिक चेंज नहीं है पहले में। संजय वो बोर्ड पर जाओ थोड़ा। कौन सा बोर्ड? वो ये मीट में जो बोर्ड होता है ना, वो क्लिक करो। ओके। हाँ वो थर्ड वाला थर्ड वाला, हाँ 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 करेक्ट, मैंने वो शेयर किया ना, उसको क्लिक करो। नहीं, यहाँ पर चैट में आ जाओ। हाँ अब आया। हाँ, वहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। वो पीआरएस में था। कितना टाइम को लगा है इसका? हाँ ठीक है। हाँ तो दिख रहा है ना सबको ये? हम्म तो सबसे पहले 14 के अंदर क्या था, कम डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन अच्छा दो क्राइटेरिया दिए हुए पॉपुलेशन के, मतलब 1971 के बेसिस पे है और 2011 के बेसिस पे है। हाँ तो ओल्ड तो वाला 1971 के बेसिस पे था। सॉरी वापस बोलना। मतलब दो पॉपुलेशन के दिए हुए थे क्राइटेरिया उन्होंने, 1971 के ऊपर दिया हुआ था और दूसरा 2011 के ऊपर दिया हुआ था। तो मतलब वो दोनों के बेसिकली ऊपर था नहीं। हाँ दोनों के ऊपर था, इसके लिए वो स्टार मार्क था ना पॉपुलेशन में, अभी हमने देखा दृष्टि वाले में।
इसीलिए हाँ। था क्योंकि जो सदर्न स्टेट है उन्होंने पॉपुलेशन में अच्छा मतलब कंट्रोल किया है, तो दे वुड हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड अगर पॉपुलेशन सेंसस 2011 वाला यूज करते तो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने दोनों को यूज किया, 1971 वाला भी रखा और 2011 वाला भी रखा, जिससे कि प्रेजेंट रियलिटी वो भी रिफ्लेक्ट हो, लेकिन उससे जो सदर्न स्टेट है वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो उस मनी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर था, ठीक है। तो अब जो 1 साल वाला, अच्छा 15 फाइनेंस कमीशन की जो दोनों रिकमेंडेशन है वो सेम ही है इस चीज के लिए, 2021 से लेके 21 से 26 के लिए सेम ही है। तो उसमें क्या रखा है, इनकम डिस्टेंस जो है उसको कम कर दिया, पहले से 45 कर दिया 50 से, एरिया सेम ही रहा है, पॉपुलेशन क्राइटेरिया 71 वाला जो था उसको हटा दिया है, ठीक है। और पॉपुलेशन सेंसस अब 2011 का ही यूज कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे बढ़ा दिया है थोड़ा उसका कंट्रीब्यूशन, दैट इज 15%। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को इन्होंने 12.5% दिया है, मतलब अगर किसी स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उस चीज को इंश्योर करेंगे कि उसे इसमें ज्यादा वो मिले, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले। फिर फॉरेस्ट कवर को हटा के फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ले आए हैं ये लोग, और फिजिकल एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, यानी आप टैक्स वसूलने में आपने कितना अच्छा किया, एक तरीके से इंसेंटिवाइज करो स्टेट्स को कि वो और ज्यादा खुद से ही टैक्स कलेक्ट करे। ये इनकम डिस्टेंस को याद करने का तरीका हो सकता है, जब आजकल पूछ रहे हैं ना आईडी 45 साल से ऊपर दिखानी पड़ती है वैक्सीनेशन के लिए, तो 45 साल, ठीक है। और Correct. आपको ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कहते नहीं, अपनी डीपी 12.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना, लिखते नहीं क्रॉस नीचे, मोस्टली पासपोर्ट साइज में 12.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 लिखते हैं हमेशा, तो इस तरह का। और आपका ये, और क्या बोलूँ मैं, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पॉपुलेशन। फॉरेस्ट इकोलॉजी लोग, FOE है ना, फो दुश्मन को 10 नंबर देंगे, 10 10 दुश्मन है, और कुछ नहीं। ओके, ये स्टोरी से शायद याद रह जाएगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, अभी में क्या है, इनकम डिस्टेंस 45, एरिया 15, पॉपुलेशन 2011 का सेंसस है 15, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में 12.5, फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में 10, और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के अंदर 2.5, ठीक है। एक बार है ना ग्रुप भी देख लेना, देख लेना, वहाँ पे डाला है मैंने मृणाल सर का। आबादी 17%, जनसंख्या बदलाव, तो यार ये क्या क्राइटेरिया हो सकता है। यहाँ पे 14 में तो पॉपुलेशन ही लिखा है एज पर 1971। 14 में देखो 2011 का मेंशन ही नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज 2011, ये भी है ना मेंशन। हम्म। और एक बार वापस और चेक कर ले तो ये तूने फोटो कहाँ से डाला था विजय? PRS ना 15th PRS? हाँ हाँ तो फिर वो यार वो सही है, ये सर ने गलत पढ़ा रखा है तुमको, हम्म। मीम बनाने में थोड़ा ज्यादा बिजी रहते हैं, की गलती हो गई इनसे। चलो वापस आते हैं अपन। तो अपन ने इसमें आर्टिकल कौन कौन से देखे फाइनेंस कमीशन में, अभी शशांक ने बताए थे, कोई रिपीट करो। 276 55 ही था ना? 275 था। 275। क्या था वो, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, राइट? हाँ, और और 280। एक और डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है, वो 282 होता है, ठीक है। लेकिन पहले वो प्लानिंग कमीशन कर रहा था रिकमेंडेशन में, अब अपना चेंज हो गया है वैसे भी। अच्छा हाँ, ठीक है। और 280 हमने देखा, वो मतलब बेसिकली रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से। और GST काउंसिल किसमें थी? वो 279 बी में थी ना? हाँ, 279 बी A में, है ना? ए थी, बी थी, A है। अरे ए है, बी में क्या है, तुमने क्या बोला? मैं सर बी बोल रहा हूँ, ए है। ये बी में कुछ था 293 क्या? में तो वो है ना, स्टेट्स कांट बोरो विदाउट कंसेंट ऑफ यूनियन। इसमें 293 में 293 बता, सेंटर की परमिशन चाहिए होती है बोरो की। ठीक है।
ऑलराइट। और अभी क्या क्या इन्होंने फंड्स भी कुछ रिकमेंड करे थे, याद है कुछ इस बार रिकमेंडेशन में क्या क्या था इनके? ग्रांट एंड एड्स का कह रहे हो? नहीं उसी में ग्रांट है वो जो यूनान वाला जो है ना, उसने भी देखा था, उसी में फर्दर आ गया है कि न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पर, कुछ परफॉर्मेंस बेसिस पर कितना परसेंटेज लिंक्ड है ना, हाँ इसी में फाइनेंस परफॉर्मेंस, कमीशन की जो रिकमेंडेशंस पे। हाँ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड ग्रांट्स टू these ये grant revolve around four main themes. पहला social sector where it is focused on health and education. Second, in rural economy where it is focused on agriculture and maintenance of rural roads. The rural economy plays, ठीक है ये तो पता है. Third, governance and administrative reforms under which it grants for judiciary, statistics and aspirational district and block. Fourth, it has developed performance-based incentive for power sector, which is not linked to grant but provides an important and additional borrowing for state. ठीक है, तो तो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए है, पावर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिफॉर्म्स है, इन्हांसिंग ट्रेड इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स के लिए है, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म है, और एजुकेशन है फॉर गर्ल्स स्पेशली। और एक फंड भी इन्होंने रिकमेंड किया था इस बार, फंड याद है? हाँ वो मिलिट्री का ना। हाँ मिलिट्री के लिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड इन्होंने करा है, नॉन लैप्सेबल फंड है। तो बेसिकली अपने जो आर्मी है जो कि हम देखते हैं कि काफी ज्यादा मतलब बैकवर्ड है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए वो एक फंड बनाया है इसका। ये बाद में ऐड हुआ है? हाँ 2 रिपोर्ट आई है ना इनकी। हाँ नहीं, 1 साल और वो 5 साल वाली, मतलब 5 साल वाली में आई है, ऐसा कह रही हूँ। हाँ मतलब उसके अंदर वो रिकमेंडेशंस में आया अलग से, मतलब जनरली हम यही पढ़ते हैं कि उन्होंने कितना डिवॉल्व किया और ये सब किया। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी था कि आप ये देखो क्या एक फंड बनाना फिजिबल है, तो उस चीज को उन्होंने एग्री किया कि हाँ ऐसा फंड बना सकते हैं। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज आर फर्स्ट to allow the withdrawal of the money out of the consolidated fund of India. ये बताओ ट्रू या फॉल्स? क्या विड्रॉल नहीं करता, विड्रॉल करता है? नहीं करता विड्रॉल। नहीं करता है? रिकमेंडेशन देता है उससे मतलब नहीं है। ठीक है। सेकंड, to allocate between states the share of proceed of taxes. हाँ ये करता है। ये तो करता है। करेक्ट। तो इसको किस टाइप का डेवोल्यूशन बोलेंगे? 2 टाइप का डेवोल्यूशन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो सेकंड बिटवीन द स्टेटमेंट स्टेट्स है, हॉरिजॉन्टल होगा। हाँ करेक्ट, ठीक। थर्ड, टू कंसीडर एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट इन एड फ्रॉम स्टेट। ये भी करता है। ये भी करता है। ठीक है, ये भी सही है। Fourth, to supervise and report on whether the union and state governments are levying taxes in accordance with the budgetary provisions. सुपरवाइज करने का Supervise- काम कहाँ है इसका? हाँ तो ये काम कोई करता है क्या? कैग करता है क्या? कैग का काम होना है, कैग का। कैग का ऑडिट का काम होता है ना, तो ये हो सकता है। तो इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए, ठीक है। ये हाँ, जीएसटी करता क्या? क्या जीएसटी काउंसिल नहीं करता क्या ये? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का लेविंग। जीएसटी इज ओनली लिमिटेड टू जीएसटी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे अपने टैक्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। जीएसटी सोचो तो सिर्फ जीएसटी सोचो, उसके ऊपर नहीं काम करता हो, ठीक है। तो 9 का दोनों से बी, 9 का बी है, ठीक है। तो distribution between union and state of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them and the allocation among the states of the respective and the allocation among the states of the respective shares of such proceed. Second, to determine the quantum of grants in aid to be given by the center to the state. Article 275 हमने देखा था, ठीक है। To evolve the principles to govern eligibility of the state for such grant in aid. ठीक है। Third is any other matter referred to the commission
by the President of India in the interest of sound finance. ठीक है, जिसको हम terms of reference कहते हैं. All right. ठीक है, बस नहीं है इसमें. Next question number 10. कोई पढ़ देगा इसको? Which one of the following authorities recommends the principles governing the grant and aid of the revenue to the states out of Consolidated Fund of India? यही होना चाहिए. Finance. ठीक है. Finance ही लग रहा है ना सबको? हाँ वही है. 10th का यही है. बस I think और कुछ देखने की जरूरत नहीं इसमें. Next चलते हैं. Question number 11. The primary function of the Finance Commission in India is to distribution of revenue between the center and states, prepare the annual budget, advise the president on financial matters, allocate fund to various ministries of the union and state government. A. ठीक है, ये भी A होना चाहिए. Alright. 283. बी कौन करता है? B. Prepare Department of Department of Economic Affairs. करेक्ट. C कौन करता है? ऐसा तो I think कुछ है नहीं. और D. D तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं ना. ठीक है. फाइनेंस मिनिस्टर करती है. Next देखते हैं. Who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each House of Parliament? President, Speaker of Lok Sabha, Prime Minister or Union Finance Minister? प्रेसिडेंट ही ये होंगे. तो प्रेसिडेंट ही करते हैं. इसका आर्टिकल बोलो. 280. नहीं, 281 है इसका. कितना? 281 के. हाँ, और स्पेसिफिक आर्टिकल दिया है रिकमेंडेशन के लिए, तो ये 281 का क्वेश्चन है. 283 लिखा हुआ है ना. Constitution speaks about the function of. वो थर्ड क्लॉज है. हाँ. यहाँ पे मतलब ये लिख रहा हूँ. It states that it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between union and state. क्या? तो विजय मतलब इसमें क्या है कि आगे ले डाउन करने का अलग प्रोविजन है. देखो 281 बोलते हो आर्टिकल. ओके, 281 says the president shall cause every recommendation made by finance commission under the provision of the constitution together with an explanatory memorandum as to take action thereon to be laid before the parliament. तो specifically जो डायरेक्शन है ना वो 281 का है. अच्छा, ठीक. Alright, 281 है इसमें आर्टिकल. ठीक है. ठीक है. Next, consider the following statements. The highest deciding body. प्लानिंग कमीशन का है तो करना है. अरे कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा इसके अलावा भी. हाँ, कर दो क्विकली कर दो. एक ही क्वेश्चन है तो देख लेते हैं क्या होगा. The highest deciding body for planning in India is the Planning Commission of India. The Secretary of the Planning Commission of India is also the Secretary of NDC. The Constitution includes economic and social planning in the concurrent list in the 7th schedule of the Constitution of India. ये बताओ. NDC का तो प्राइम मिनिस्टर होता है ना. तो चेयरमैन होता है ना. ठीक है. आई थिंक फर्स्ट तो सही है. अभी नीति आयोग के लिए भी यही कह सकते हैं कि हाईएस्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट या बॉडी हो कह सकते हैं उसको. और सेकंड वाला शायद ट्रू हो सकता है. एनडीसी का चेयरमैन कौन होता था? मतलब प्राइम मिनिस्टर होता था ना. प्राइम मिनिस्टर. जैसा आई थिंक एनडीसी का वैसे पता नहीं, मेरे को भी आइडिया नहीं. देख लेंगे इसको. थर्ड वाला था द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इन द कंकरेंट. क्या डिसाइडिंग लिखा है.
highest deciding body for planning in India. मतलब ये डिसाइड करते थे। Correct. हाँ Correct. वो एज अ प्लानिंग बॉडी थी, लेकिन फाइनली वो उसमें भी कन्वर्ट हो गई थी ना। लोग बोलते थे कि प्लानिंग कमीशन ओवर पावर कर जाती है फाइनेंस कमीशन को, सारे डिसीजन इम्प्लीमेंट का वही लेती है। हाँ, हमने देखा था टॉप डाउन अप्रोच होता था कि ऊपर से हाँ। अप्रोच जाता था। अभी जैसे क्या है, मतलब डिसेंट्रलाइज Bottom. कहते हैं नीति आयोग में, बॉटम अप अप्रोच है उसमें। वो ऐसा नहीं था, नीति आयोग में तो टॉप टू डाउन था, तो एक तरह से हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी वही होता था। ये बताओ थर्ड वाला स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इन कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Correct होगा ना in general? जनरली मतलब देखे तो ठीक ही लग रहा है। ऑलरेडी इसका आंसर देखो अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का बी था, दैट इज 2 and 3, 1 सही नहीं था। The Planning Commission was the organ of planning for social and economic development. The Prime Minister was the chairman of the Planning Commission, okay, which works under the overall guidance of National Development Council. The key function of the Planning Commission was to prepare a 5-year plan for the most balanced and effective usage for country resources. Established in 1950 by an executive resolution of the Government of India, NDC, presided over by the Prime Minister, is the highest body below the Parliament responsible for highest body below the Parliament. ठीक है, इसलिए अपना वो गलत हो गया। Responsible for policy matters with regard to planning for social and economic development. The National Development Council is one of the key organizations of the planning system in India. It was established in 1952 by an executive resolution of Government of India. The council comprises of Prime Minister, Union Cabinet Minister, Chief Minister of all state, representatives of UTs, and the members of Planning Commission. Its function are to consider and approve the national plan prepared by the Planning Commission and to review the working of the plan. However, it is only an advisory to the Planning Commission. The Secretary of the Planning Commission also acts the Secretary to NDC. ठीक है। Entry 20 in the concurrent list of the 7th schedule with the economic and social planning. ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर एनडीसी की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाए नीति आयोग पे, तो मतलब कि हाईएस्ट प्लानिंग बॉडी नहीं होगी, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। पार्लियामेंट तो हमेशा सुप्रीम रहेगा। नहीं मतलब वैसे सेंटेंस में आया तो हम लोग रॉन्ग करेंगे ना, और क्या हमेशा। विजय इतना तेज कैसे बोल रही है कोयल? अरे भाई अरे ये अभी क्या बोले आप कि एनडीसी को रिप्लेस किया है प्लान नीति आयोग ने? नहीं, नीति एनडीसी को आयोग नहीं, प्लानिंग प्लानिंग कमीशन। कमीशन को किया। हाँ, लेकिन अगर मतलब कि इसके अलावा और कोई बॉडी आती है सामने जो भी हाईएस्ट लगती है हम लोग को, लगता नहीं कभी कभी, लेकिन पार्लियामेंट अगर आया तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम होगा। आंसर रॉन्ग करना है मतलब। लेकिन नहीं, ऊपर गलत इसलिए कि ऊपर प्लानिंग कमीशन दिया था, वहाँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए था। नहीं, वहां पर पार्लियामेंट होना चाहिए था ना। हायरार्की देखो तो ऊपर पार्लियामेंट प्लानिंग का, उसके नीचे एनडीसी, फिर प्लानिंग कमीशन था। करेक्ट। प्लानिंग कमीशन, सॉरी, वो पार्लियामेंट है, वो सबसे हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी है या हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो अभी भी देखा जाए तो पहले पार्लियामेंट है, फिर एनडीसी और फिर नीति आयोग है ना? एनडीसी नहीं बोलेंगे, नीति आयोग कैसे, मतलब नीति आयोग को वैसे नहीं कहेंगे ना, अभी एनडीसी नहीं है ना अभी तो। एनडीसी तो डिसॉल्व थोड़ी किया है, एनडीसी को डिसॉल्व थोड़ी कर, एनडीसी है अभी भी, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है जैसा पहले था। तो वो थोड़े टाइम की बात है, उसको कर देंगे डिसॉल्व ये लोग, बट अभी के लिए तो ये याद रख लो कि एनडीसी को डिसॉल्व नहीं किया है, अभी वो है। ऑर्डर तो सेम ही है ना, पार्लियामेंट फिर एनडीसी और फिर नीति आयोग। मेरे को इसमें एनडीसी, मेरे को लग रहा है कि एनडीसी बाद में आना चाहिए, क्योंकि एनडीसी उसको भी एडवाइजरी, उसका भी एडवाइजरी है। प्लानिंग कमीशन लिखा था ना, अभी हमने कहीं पढ़ा था। अगर ऐसे देखा भी जाए ना तो नीति आयोग के पास इतना कुछ है नहीं, बस वो सिर्फ इंडेक्सेस निकालती रहती है और सुपरवाइज करती रहती है। हाँ करेक्ट। अब उसको वो ऑर्डर भी अपने को रखना आई थिंक सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो जैसा कि अभी बोला ना कि बॉटम अप अप्रोच है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए डिसीजन ले रही है। जैसे पहले क्या होता था, जितने भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है
सॉरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर में तो सारा ही उनको देना होता था, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा ये भी प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था। तो बहुत सारे ऐसे अथॉरिटेटिव जजमेंट्स जो थे ना वो प्लानिंग कमीशन लेता था, बट नीति आयोग अब ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो हम ऐसा कहना क्यों या ऐसा ऑर्डर बनाना कि पहले कौन डिसीजन लेता है बाद में कौन आता है, तो वो सही नहीं रहेगा। संजय एक बार डिफरेंस पढ़ लो ना, वो बोर्ड पर जाओ। अभी जो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल बॉडी है वो सिमिलर काम करती है जो एनडीसी करती थी पहले। उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तो इसीलिए अब कोई मीटिंग्स नहीं होती है एनडीसी की, और जो भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल लेती है जो पहले एनडीसी लेती थी। हाँ वो सेकंड पर जाओ ना, राइट सेकंड स्लाइड पे जाओ, ऊपर है। एक बार पढ़ लो। हाँ। तो नीति आयोग है फाइनेंशियल क्लाउड में टू बी एन एडवाइजरी बॉडी और अ थिंक टैंक। द पावर्स टू एलोकेट फंड्स माइट बी वेस्टेड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब मेजर पावर तो फाइनेंस के पास ही थी, ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दे वर आल्सो अलोकेटिंग फंड्स। enjoyed the powers to allocate funds to ministry and state government. ठीक है। Next है full time members. The number of full time members could be fewer than planning commission. और इसमें है the last commission had 8 full time members. Okay. States role. State government are expected to play a more significant role than they did in planning commission. States role was limited to NDC and annual interaction during plan meetings. ठीक है। Member secretary to be known as CEO and appointed by the Prime Minister. और वहाँ है secretaries और member secretaries were appointment through usual process. यहाँ part-time members है to have a number of part-time members depending on the need from time to time. और वहाँ पे है there is no provision for part-time members. तो प्लानिंग कमीशन कुछ वो नहीं होगा 8 लोगों के पास ज़्यादा ही पावर्स। Correct. अष्टदिग्गज। So that's why states were complaining. Planning, we had to beg before planning commission. They were complaining. करेक्ट। और इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन जो था कहीं ना कहीं सब्ज्यूम कर रहा था फाइनेंस कमीशन का भी रोल, मतलब उसका जो रोल था उसको भी अंडरमाइन कर रहा था। तो ये थोड़ा इशू था। मोदी जी ने हटाया ना 2014 या 15 में। हाँ करेक्ट। और ये यूज कहाँ से कर रहे थे हम लोग, कहाँ से बोरो किया था ये प्लानिंग कमीशन का आइडिया? रशिया। अच्छा करेक्ट। और 1 जनवरी 2015 को डेट है वो नीति आयोग का। अच्छा। एक्चुअली एक यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन था कि लेनिन का आइडियाज हमने कैसे यूज किया, कुछ मेंस का क्वेश्चन था। ओके, तो प्लानिंग कमीशन वो लेनिन से इन्फ्लुएंस हुआ था, सेम रशिया वाला। और क्या आइडियाज थे लेनिन के? ना हाँ ऐसे ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्लान उन्होंने किया था ना लेनिन ने, करेक्ट वही इम्प्लीमेंट किया था उसने, मतलब नेहरू ने। यस, फेबियन सोशलिज्म उनका। हाँ, उसमें अपन अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी डाल सकते हैं ना, जो हमारे इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टीज आई हैं वो भी उधर से ही आई है। वो नहीं है, डेवलपमेंट प्लानिंग की बात हो रही, जो जैसे बहुत सारे जितने सेक्टर्स थे ऑलमोस्ट स्टेट के पास थे, तो वो सब जितना प्लान था वो रशिया से लेनिन नहीं, का वो था। क्वेश्चन विजय बोल रहे थे ना कि लेनिन से क्या इंडिया ने लिया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी वो जो एक तो हुआ था ना हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं था लेनिन से इंडिया ले, वो जो प्लान था उससे रिलेटेड था ना, अगर मुझे याद है तो विजय को पता होगा। वो क्वेश्चन था कि 1921 का नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ लेनिन से व्हाट वी टुक इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ था। यही क्वेश्चन था। तो क्या क्या लिया था उससे 1921 वाले से? एक तो ये हो सकता शायद 5 ईयर प्लान जो का सिस्टम आया था अपने, वो पूरा वही था उनका। और स्टेट के पास जितने ज़्यादा मोनोपोली थी, जितने भी सेक्टर्स थे इम्पोर्टेंट, वो सब स्टेट के पास थे। और क्लोज सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया था, जो कि उस समय इकोनॉमी हम ओपन नहीं होगी।
और 30 ईयर्स और 40 कुछ ऐसा था, तो मोटा मोटा वो था, बाकी पॉइंट्स तो नहीं पता सारे। ओके, काफी है, थैंक्स। ठीक है विजय वो शेयर कर देना ना अगर इस सॉल्यूशन है उसका क्वेश्चन का। अच्छा हाँ, वो वो प्लानिंग का पढ़ लिया ना, 5 ईयर्स प्लान्स आते हैं कभी कभी मोटा मोटा, एक बार आ वो चुका है शायद भी 20 में या 19 में आया था ना 5 ईयर प्लानिंग से रिलेटेड। आई थिंक वो इकोनॉमिक्स में देख लेंगे अपन लोग, हाँ यहाँ ठीक पे है, तो मतलब वो एज अ हिस्ट्री हो जाता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर है, ठीक है, 14 पढ़ दो। According to NHRC 1993, who amongst the following can be its chairman? Any serving judge of Supreme Court, any serving judge of High Court, a retired CJI, a retired Chief Justice of High Court. चेंज हो गया ना अब तो ये। अभी तो अमेंडमेंट हो गया ना शायद, दोनों हो गए हैं शायद, करेक्ट, तो अभी क्या है? CJI, सर्विंग भी हो गया है शायद, सिर्फ पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस था ना। हाँ नहीं, अब रिटायर्ड सीजीआई के साथ साथ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। हाँ वही Correct. मैं बोल रहा हूँ ना, पहले वही था सिर्फ सीजीआई था, अभी दोनों हो गए हैं। हाँ मतलब सर्विंग नहीं है ना, रिटायर्ड होगा ना। रिटायर्ड होगा, सर्विंग। ठीक है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लो अगर। एक बार और देख लेना, 2-3 चेंजेस हुए ना ईयर्स में भी, टेन्योर में भी चेंजेस हुए हैं ना। हाँ 3 ईयर्स हो गया ना। हाँ 3 ईयर्स कर दिया, राइट। एक बार देख लो। उनका भी शायद 5 या 6 था पहले, उसको 3 कर दिया। करेक्ट, एक बार देख लेते हैं इसको। NHRC, लेकिन इसमें नहीं होगा ना, अमेंडमेंट हुआ था क्या इस बुक जब रिलीज हुआ? हाँ ये नई वाली है ना, 6th एडिशन है, इसमें है ये, ओके। ठीक है। नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हाँ। The commission is a multi-member body consisting of chairperson and 5 members. The chairperson should be a retired Chief Justice of India और Judge of Supreme Court, ठीक है, ये जो नया amendment हुआ है इससे। And members should be serving or retired Judge of the Supreme Court. Members should be serving or retired Judge of a Supreme Court, a serving or retired Judge of a High Court, and 3 other person, out of which at least one should be a woman. ये भी कर दिया, ठीक है। Having knowledge or practical experience with the human right. In addition to these full-time members, the commission has also 7 ex officio members: chairperson of National Commission for Minorities, National Commission for SCs, National Commission for STs, National Commission for Women और NCBC भी है, ठीक है, और National Commission for Protection of Child Rights and Chief Commissioner for Person with Disability, ठीक है। तो जितने भी आप मतलब अपन बॉडी सोच सकते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, वो सारी इसके अंदर एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, चेयरपर्सन एंड 5 members. The chairperson should be a retired Chief Justice of India or a Judge of Supreme Court, and the members should be serving or a retired Judge of a Supreme Court, a serving or retired Chief Justice of a High Court, and 3 other person having knowledge or practical experience with respect to human rights, ठीक है। ह्यूमन राइट से लेना देना होना चाहिए। और फिर हमने देखा 7 ex officio members भी है इसके अंदर। पहला है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर SCs, फिर ST, फिर वुमेन, फिर बैकवर्ड क्लासेस, फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और फाइनली चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये सब लोग इसके स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड होंगे। द चेयरमैन एंड दोनों में मेंबर, ऐड हो गया ना, सर्विंग दोनों में ऐड, चेयरमैन में भी और मेंबर में दोनों में सर्विंग ऐड है ना। नहीं, चेयरमैन में केवल रिटायर्ड है, और जज ऑफ सर्विंग को, अच्छा वो भी रिटायर्ड है उसका मतलब, और लिखा हाँ रिटायर्ड है, हाँ ठीक। सर्विंग लिखा तो है वहाँ। सर्विंग दूसरे, मेंबर्स शुड बी, मेंबर्स के लिए लिख रहा है वो। नहीं ये तो और लिखा तो वो समझ नहीं आना, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वहां पे नहीं लिखा ना रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये ना रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ रिटायर्ड
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं पढ़ेंगे क्या इसे? ये तो ओरिजिनल ऐसे एक्ट नहीं देख लो, अमेंडमेंट हुआ है Retired ऑनलाइन लिखा होता ना वेबसाइट। पहले, पहले वाले में था सिर्फ रिटायर्ड, अब शायद लग रहा है कि रिटायर्ड प्लस ये भी हो गया है। नहीं, अगर सर्विंग होता तो स्पेसिफाई करते ना यहाँ पर अलग से, जैसे नीचे उन्होंने सर्विंग को बोला है ना अलग से, मेंबर के केस में। वो बोर्ड पर आ जाओ ना, एक टेबल दिया था विजन ने, वो पढ़ लेंगे कंपैरिजन वाला। जैम बोर्ड का 43 में भी यही दे रखा है, सेम लाइन दे रखी है मतलब बिल में। जंगल में हमें कौन वही रह रहा बोलना है? है। ये पढ़ देगा? हाँ मैं पढ़ दूंगा। ओके, सो देखो फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो ओल्ड एक्ट है। ओके, तो मैं फिर न्यू पढ़ूंगा। ओके, so the act amends this to provide that a person who has been a chief justice of supreme court, तो has been मतलब retired है ना, who has been a chief justice of supreme court or a judge of a supreme court will be the chairperson। तो दोनों केस में रिटायर्ड होना चाहिए, चीफ जस्टिस भी रिटायर्ड और जज भी रिटायर्ड। ओके, दिस इज क्लियर फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। एंड देन द एक्ट amends this to allow 3 members। तो earlier I think कुछ वो था ना, amends this to 3 members to be appointed, of which at least one should be woman। अर्लियर ये क्राइटेरिया नहीं था, राइट? अर्लियर था ओनली 2 persons having knowledge of human rights, ऐसा था। बट अभी 3 members, उसमें से one should be woman, at least one should be woman। And then the act provides for including the chairpersons of NCBC, the child rights, and the chief commissioner for persons with disabilities भी है। And then SHRC में आ जाओ, the act amends this to provide that the person who has been a chief justice of high court or judge of high court, तो same वो स्टेट में भी वही कर दिया। And then term of office, if you see it, the act reduces the term of office to 3 years or till the age of 70 years। तो इसमें 70 है। ओके, सब में 65 62 हम पढ़ते रहते हैं ना, तो this is 70, 3 years or till the age of 70 years, whichever is earlier। The act removes the 5-year limit for reappointment। ये क्या है? ओल्ड में the act allows for reappointment। okay, so earlier there was reappointment for a period of 5 years। now the act removes the 5-year period for reappointment। and then ये the एक सेकंड ना, ये कूलिंग पीरियड के लिए है क्या? रिमूव्स द 5-year लिमिट मतलब सही कह रही है। वो हटा दिया है ना कूलिंग पीरियड रिसेंट वाले। ठीक है। and then last UT के respect में the act provides that central government may confer on a SHRC human rights function being discharged by union territories। तो earlier ये नहीं था। functions related to human rights in the case of Delhi will be dealt by NHRC। तो दिल्ली का jurisdiction वगैरह भी आ गया इसमें। करेक्ट, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या क्या था। एक तो वुमेन का इंक्लूड कर लिया है, पहले नहीं था, और बाकी ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर एक्ट अमेंड्स प्रोवाइड दैट अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस और जज ऑफ अ हाई कोर्ट विल बी अ चेयरपर्सन ऑफ SHRC। ठीक है, हु हैज बीन, अभी भी यार वो वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ ना कि यहाँ पे रिटायर्ड जज वाला जो बात था। हैज बीन तो रिटायर्ड हो गया ना। हाँ, हैज बीन तो दोनों रिटायर्ड होना चाहिए। ठीक है, हैज बीन इसमें नहीं दिया हुआ था क्या? शुड भी दिया हुआ था। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो फिर मतलब दोनों सुप्रीम कोर्ट का या तो सीजे या कोई भी जज होना चाहिए जो रिटायर्ड हो, दोनों चलेंगे ना? करेक्ट। और उसी पे स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट का होना चाहिए, चीफ जस्टिस या जज हाई कोर्ट का रिटायर्ड। ठीक है, ऑलराइट, वापस चलते क्वेश्चन में। टर्म ऑफ ऑफिस दोनों के लिए सेम है ना, NHRC SHRC? NHRC का 3 years है और 3 सब तक SHRC का है सेम है, दोनों का सेम है। सेम है। ओके, 70 years and 70 years एज और फिर 3 years टर्म। और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है
consider the following statements regarding NHRC. Its chairman. सॉरी गाइस, एक पॉइंट और मेंशन करना था। जैसे वहां पे तो अपना एनएचआरसी में 5 मेंबर है ना, एक चेयरपर्सन और 3 अपॉइंटेड और 2 अपने एक्स ऑफिशियो। कहाँ पे? एनएचआरसी में एक चेयरपर्सन होता है, 7 है ना एक्स ऑफिशियो। हाँ मतलब वो हटा दो, उनको हटा दो, जनरल बता रहा हूँ। एक तो चेयरपर्सन है, 3 अपॉइंटेड है जिनमें से एक विमेन होनी है, और उसके साथ साथ 2 और होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट से और एक हाई कोर्ट से ना। और सेम अगर हम एसएचआरसी की बात करते हैं तो वहां पर एक चेयरपर्सन होता है और 2 ही मेंबर होते हैं, मतलब एडिशनल में नहीं है ना उधर। मतलब जैसे एक्स ऑफिशियो को हटा दो तो लेकिन ऊपर चेयरपर्सन, ऊपर कितने बचे एनएचआरसी में? 5 बचे, 1 + 5 चेयरपर्सन + 5 मेंबर्स, ठीक है ना। चेयर ये लिख रहा है ना यहाँ पे, चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। हाँ, पहली लाइन तो ये जो लिखी हुई है ना कि चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स। हाँ, लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग उसके देखते हैं ना एसएचआरसी में, हाँ, तो उधर 1 प्लस मतलब चेयरपर्सन + 3 मेंबर ही है। तो एक बार उसको और कंफर्म कर लो। तो ये अच्छा। चेयरपर्सन + 2 मेंबर ही है, मतलब ओवरऑल 3 ही है उसमें। खोल दो भैया SHRC। ओके। हाँ 3 मेंबर है। हाँ ये भी देख, composition is a multi-member body consisting of a chairperson, 2 members, ठीक है। और 3 मेंबर है। ये एक चीज दिया हुआ है, a state human rights commission can inquire into violation of human rights only in respect of subjects mentioned in the state list and concurrent list। यानी जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन आ जाता है तो वो इसके जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। उसके लिए एनएचआरसी है। हाँ उसके लिए एनएचआरसी है। और ठीक है, बाकी एनएचआरसी बाय वे ऑफ अपील या डायरेक्टली भी एड्रेस यूटी के लिए भी है। क्या? यूटी के लिए भी है ना, दिल्ली के लिए भी। हाँ अभी दिल्ली के लिए करेक्ट। इसमें एक और की पॉइंट याद रखना, सी द कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। तो ये बड़ा क्रिटिसिज्म है एनएचआरसी का। ओके, 1 ईयर के ऊपर जो भी तो नॉट इंक्वायर। ये NHRC रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है ना। और वो टेबल करनी होती है, ऐसा कुछ है? हाँ वो तो करनी होती है। एक पॉइंट और चेक करना संजय, वो एसएचआरसी में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? एसएचआरसी में ठीक है होगा। The chairman holds office for a term of 3 years or until 7, whichever is earlier. They are eligible for reappointment. After their tenure, the chairperson and members are not eligible for the further employment under a state government or the central government. ठीक है, मतलब वो उसके अंदर अपॉइंट हो सकते हैं, उसके अलावा उनको और कहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। रीअपॉइंटमेंट है लेकिन फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ मतलब और किसी जगह आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। ठीक है नेक्स्ट। ओके, तो इतना सारा डिस्कस कर दिया एसएचआरसी के बारे में। तो अपॉइंटमेंट का कॉलेजियम बोलो एनएचआरसी का। अपॉइंटमेंट का कॉलेजियम प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ प्राइम अपोजिशन, मिनिस्टर है। करेक्ट। होम मिनिस्टर और एक कैबिनेट है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों का होंगे, एक का होगा? एक का होगा ना। लीडर ऑफ अपोजिशन पीएम होता है, स्पीकर होता है लोकसभा से, डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है राज्यसभा से, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से, अपोजिशन वाला। और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का, और सेंट्रल होम मिनिस्टर होता है उधर। करेक्ट, ठीक है। आई थिंक इसमें सबसे हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 6 मेंबर्स है इस कॉलेजियम में। कैबिनेट मिनिस्टर किसमें होता था एक अलग से? एक में होता था ना कैबिनेट मिनिस्टर लागू होता था। वो सीआईसी वाईसी में था क्या? सीआईसी वाईसी में, सीवीसी में था शायद। हाँ सीआईसी में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। हाँ उसमें भी था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी था। ठीक है
राइट, वापस इस पे। तो हम क्या देख रहे थे यार इसमें? 15th वाला देख रहे थे ना? संजय सीवीसी में होम मिनिस्टर होता है, सॉरी यार। हाँ अच्छा, उसमें स्पेसिफिकली होम मिनिस्टर है। हाँ, सीवीसी में होम मिनिस्टर, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर CIC में है। CIC में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15th। बढ़वा दी थी। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NHRC। ओके, द चेयरमैन मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पहले करेक्ट था, अभी नहीं है, राइट? तो द पावर्स आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, ये करेक्ट है। एंड देन इट एग्जिस्ट इन ईच स्टेट एज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये करेक्ट है ना ब्रॉडली? एंड देन इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ वुमेन एज अ मेंबर ऑफ कमीशन, तो अभी करेक्ट है ये, पता नहीं पहले। हाँ 1999 में पूछा हुआ है, तब थ्री ये वाला incorrect सही था। कैसे है? NHRC को बोल रहा है इट एग्जिस्ट इन ईच स्टेट, मतलब NHRC थोड़ी होता है। As SHRC हुआ ना, as as state as हाँ, तो SHRC है ना? It exists in each state as, थोड़ा मतलब ड्यूबियस, मतलब एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको क्या दिया होता है इसमें। 15th का इनका B है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन तो बी राइट्स। ऑप्शन क्या था? B was 2 and 4. 2 and 4. ये SHRC की बेंचेस लगती है क्या? बेंचेस नहीं, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक शायद इसने रिओरिएंट कर, मैंडेटरी नहीं होता है क्या हर स्टेट के लिए? आई थिंक मैंडेटरी तो होता है, ये तो बनाना है इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं पूरा। और तो मतलब ऐसा बोलता NHRC, है ना, जो SHRC वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होगी क्या? चलो रीड कर लो, रीड कर लो। ठीक है, वॉचडॉग है टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू व्हिच ह्यूमन राइट्स issues could be addressed in their entirety in a more focused manner, to look into allegation of excesses independently of the government in a manner that would underline the government's commitment to protect human rights, to complement and strengthen the efforts that have already been made to protect human rights according to the recent। ठीक है, ये इसने इंक्लूड कर लिया और क्वेश्चन को उस हिसाब से रीओरिएंट कर दिया है। तो NHRC इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। Of 3%, at least one person shall be a woman. In addition to these full-time members, the commission has 7 ex officio members. ये भी हमने देख लिया। The function of commission are mainly recommendatory in nature. It has neither the power to punish the violators or human rights, nor to award any relief to the victim. ये थोड़ा देख लो, ये कोई पनिशमेंट की पावर भी नहीं है और कोई अवार्ड का भी नहीं पावर है कि कोई रिलीफ दे सके विक्टिम को। Its recommendation are not binding on concerned government or authority, but NHRC should be informed about the action on its recommendation within 1 month। ठीक है, तो NHRC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसके रिकमेंडेशन पे क्या एक्शन लिया गया है। NHRC submits its annual report to central government। ठीक है, ये अपन ने शायद पहले गलत बोल दिया था, प्रेसिडेंट को नहीं देता, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। And the concerned state government, these reports are laid before the legislature along with memorandum of action taken on the recommendation of NHRC and reasons for non-acceptance of such recommendation। The Protection of Human Rights Act of 1993 provides for creation of not only NHRC but also State Human Rights Commission at state level। Accordingly, 24 states have established SHRC। ठीक है, तो वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका, नॉट वो कोई NHRC का कोई फॉर्म नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। राइट, ये NHRC जो है वो, या ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, हम किसी इंटरनेशनल एक्ट के रिस्पॉन्स में लेके आए ना। ये याद है किसी को? कौन से? वही होगा, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन।
हाँ यूएनएचआरसी पे यूनिवर्सल था ना डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन राइट्स। राइट्स कमीशन। हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आई थिंक उसका रैटिफिकेशन किया था, फिर उसके बाद ये चीज लेके आए थे। राइट, नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अच्छा, केवल 24 स्टेट में है, इसका मतलब मैंडेटरी तो नहीं है, ये अपने ऊपर है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बना सकते। ऐसा उसमें लिखा नहीं था ना कि मैंडेटरी है, जैसे हमने स्टेट पढ़ा ना, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनके मैंडेटरी तो नहीं लिखा हुआ था। अकॉर्डिंगली 26 स्टेट्स हैव constituted the State Human Rights Commission through official gazette notification। यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, वही क्रिटिसिज्म है, लाइक एवरी स्टेट हैज नॉट मेड इट, दैट इज द क्रिटिसिज्म। हाँ ठीक है, इसके लिए गजट ही निकलता है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है ना। हाँ आई थिंक ये एक्ट है ना, सेंटर ने बनाया है, तो ये एप्लीकेबल स्टेट्स को भी है, तो बस उन्हें सिर्फ गेजेट में डालना, उसके लिए उन्हें कोई एक्ट बनाने की शायद जरूरत नहीं है। तो हर बार बस नया बनेगा तो सिर्फ नोटिफाई होगा, है ना। ठीक है, राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bodies does not or do not find mention in the constitution? NDC, planning commission, zonal councils। NDC नहीं है ना, डीसी तो नहीं था ना एनडी प्लानिंग कमीशन नहीं है, तीनों नहीं है ना? कोई नहीं है इसमें। कोई नहीं है। सो जोनल काउंसिल नहीं है क्या 263 के अंडर? वो नहीं नहीं, वो तो बनी थी ना उससे 56 वाले ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से बनी थी जोनल हाँ काउंसिल। वही वही। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो 263 के अंडर था क्या, याद है क्या प्रोविजन? वही है ना, वो इंटर स्टेट काउंसिल है ना? इंटरस्टेट काउंसिल। हाँ सॉरी, इंटर स्टेट काउंसिल रहता तो। राइट, तो 16 का डी लग रहा है। ठीक है, तो एनडीसी का तो हमने देख लिया था, 1952 में एस्टैब्लिश हुआ था, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था, और ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान। It is neither a constitutional body nor a statutory body. The Planning Commission was established in March 1950 by an executive resolution of Government of India. It was neither a constitutional body nor statutory. The zonal councils are statutory body, not constitutional. ठीक है? ठीक है. It was neither a constitutional nor a statutory body. In India, it was a supreme organ of planning for social and economic development. ठीक है? और जो zonal councils are statutory body, they are established by an act, वो जो बोला किसी ने अभी, State Reorganization Act of 1950. Right. Then question number 17. Who among the following constitute the NDC? Prime Minister, Chairman or Finance Minister, Minister of Union Cabinet, Chief Minister of States। सब है ना? सभी थे इसमें तो। सारे थे। फाइनेंस अभी तक क्या अलग से ज्यादा तेज चले गए हम। हाँ ये नहीं था, इसीलिए ऑप्शन ध्यान से पढ़ना वो चाहिए। गलत रीड किया था, वो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रीड किया था। हाँ वही। अच्छा, सॉरी। नहीं, वो हो ही गया, ग्रुप में ही सबसे हो गया। What kind of bias it is? ठीक है, तो और इसमें अच्छा 18 क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एनजीटी के बारे में, ये आया, ये बताओ। How is NGT different from CPCB? NGT has been established by an act, whereas CPCB has been created by an executive order of the government। सही है। ये देखा हुआ है ना क्वेश्चन पहले?
हाँ ये देखा है CPCB ऐसा तो ही है। स्टैट्यूटरी है। 2010 का एक्ट है और CPCB हमारा 1980। इसको एयर से मिलता है, राइट? हाँ। नहीं सही। नहीं, वाटर वाटर एक्ट में इसको बनाया है, और एयर वाले एक्ट से इसको पावर मिलती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड रिड्यूस द बर्डन, ठीक है, सेकंड वाला भी सही है। वैसे ही हमने क्वेश्चन करा हुआ है पहले ये, ठीक है, तो आई थिंक इसको स्किप कर देते हैं, पहले सारा डिस्कस कर रखा है हमने इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेशनल इमरजेंसी, ये पढ़ दो। ठीक है। Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of President's rule in state? Dissolution of State Legislative Assembly. ये तो नहीं होता। Removal of Council of Ministers in the state. ये हो जाता ये है। भी नहीं, ये भी नहीं होता। आई थिंक ये सस्पेंड होता होता है। है। काउंसिल ऑफ सस्पेंड हो जाता मिनिस्टर है। से तो नहीं हटते ना, ये तो होना जरूरी है, सीओएम को हटना। सरकार तो गिरी जाती है ना। नहीं नहीं, सस्पेंड होती है ना वो तो। कहाँ गिरती है? प्रेसिडेंट हटने के बाद फ्रेश इलेक्शन नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट स्टेट के बाद, रूल के बाद। ऐसा एक फ्रेश assembly- इलेक्शन वाला तो नहीं, असेंबली डिसॉल्व जरूरी नहीं है, लेकिन सीओएम तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल आता है ना, तो सीओएम सबसे पहले सीओएम जाता है, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ शायद ठीक कह रहा है। ठीक है। सस्पेंड हो Third जाता है ना। नहीं तो सस्पेंड और रिमूवल में फर्क होता है। नहीं, वो फर्स्ट के लिए ट्रू है ना कि शायद डिसोल्यूशन देखो, उसका फर्स्ट तो सस्पेंड हो जाती है वो। फर्स्ट तो मतलब पक्का फॉल्स है कि डिसॉल्व नहीं होती, सस्पेंड हो जाती है। हाँ। सेकंड का ये है कि रिमूवल है या फिर सस्पेंड होता है, ये बताओ। सस्पेंड ही होता भाई डिफरेंस क्या यार। है? सस्पेंड। रिमूवल नहीं होता। चलो ठीक है, इस पे काफियों को डाउट भी है, तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ये तो पक्का नहीं होता। ये कहाँ, हाँ नहीं होता। ठीक है, तो 1 और 3 पक्का नहीं होता, तो अपन 1 3 देखे तो अच्छा बी और डी में अटक गए। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 का बी है, 2 और 3। तीन ऑप्शन देखो, उन्होंने इन्वर्ट करा हुआ है, बी को 1 और 3 है। क्या करा हुआ? उन्हें सी पे लिखा है, बी बाद में लिखा है। नॉट पूछा है ना? नॉट पूछ रहा है ना, नॉट नेसेसरीली, तो पहला तो नहीं होता, 1 तो होना ही चाहिए। यार लक्ष्मीकांत पढ़ो, ये लिखा है कि ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द स्टेट थ्रू द गवर्नर एंड द पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द स्टेट। इन ब्रीफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर assumed by the center। हाँ, तो मतलब सेकंड वाला ट्रू है, ये चीज होती है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं होता, वो सस्पेंड ही होता है। हाँ, फर्स्ट वाले में 2 कंडीशन है ना, इट कैन बी डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, तो क्वेश्चन नेसेसरीली कंडीशन बोल रहा है, तो हाँ वही नेसेसरी कह नहीं रहा हो हूँ। सकता। नहीं, वो डिसॉल्व मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे प्रोक्लेमेशन हुआ, प्रोक्लेमेशन का मतलब ये नहीं कि अप्रूव कर दिया। सपोज 1 महीने का टाइम है, वो अप्रूव नहीं हुआ तो असेंबली बनी रहेगी, लेकिन अगर असेंबली ने वो अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट रूल, तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा, तो सबसे पहले सीओएम जाएगा, मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी, अगर अप्रूव करती है तो असेंबली तब खत्म होगी, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो असेंबली बनी रहेगी, फिर से नया सीओएम बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना, सेकंड ऑप्शन प्रेसिडेंट रूल की कंडीशन में बोथ कैन हैपन, डिसॉल्व कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। वही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, और डिसॉल्व तभी कर सकता है ना जब वो प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया है, हाँ, तभी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता उसको डिसॉल्व। स्टेट ऐसा असेंबली वो- बैठी रहेगी तब तक। हाँ, एसआर बोमई केस में क्लियरली बोला गया था, तब तक नहीं डिसॉल्व करोगे जब तक कि पार्लियामेंट को अप्रूवल नहीं मिल जाता इस प्रेसिडेंट रूल के लिए। राइट। तो अप्रूवल मिलने के बाद पक्का डिसॉल्व होगी?
हाँ, जैसे अप्रूवल उसके होगा बाद मतलब खत्म। हाँ उसके बाद वो डिसॉल्व हो सकती है। हो नहीं, मैं सकती वही है बोल रहा हूँ मतलब ना, नहीं नहीं, उस इवन केस में आफ्टर क्या होता है कि अप्रूवल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, मतलब अप्रूवल को उन्होंने गलत बता दिया, जैसे पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर कर दिया कि ये गलत है, तो फिर असेंबली बनी रहेगी, मतलब वापस से आ जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो असेंबली खत्म है। ठीक है। अभी है ना, जो लक्ष्मीकांत से पढ़ा ना, उसमें 2 डायरेक्टिव्स दिए हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। हाँ एक डिसोल्यूशन है और दूसरा क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन। या आई थिंक एसआर बोइमे ही केस में क्लियरली बोला था, जब तक पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं ले लोगे ना तब तक नहीं उसको डिसॉल्व कर सकते, तब तक वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी वहां पे। तो नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस तो सिर्फ ये सेकंड वाला ऑप्शन है ना, तो उसको एलिमिनेट करेंगे तो आंसर तो आ रहा है ना। और वैसे भी सस्पेंशन ही है ना, अगर अप्रूवल नहीं, जब तक डिसॉल्व नहीं होती है तब तक सस्पेंड ही है ना, मतलब वो काम नहीं करेंगे लेकिन वो बने रहेंगे। ठीक है। ठीक है। तो सेकंड वाला ये सेकंड वाला तो सही है ना, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने नॉट नेसेसरी पूछा है ना, तो हम सेकंड वाले से एलिमिनेट करेंगे तो 180 आएगा ना। ठीक है ठीक है, हाँ, सही बोल रहे हैं, राइट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द इवेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल he may either suspend it or dissolve it. There is no mention about local bodies. So these two are not necessarily the consequences of proclamation of president rule. Okay. हाँ वही पॉइंट में बोल रहा था, प्रेसिडेंट रूल अप्रूवल होने के बाद भी ही कैन आइदर डिसॉल्व और सस्पेंड, तो और है वो, ओके, वो याद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डिसॉल्व पक्का होगा ये नहीं बोल सकते हम, ये सब बोल रहा था। मतलब वो डिसॉल्व लेकिन तभी कर सकता है जब वो अप्रूवल मिल जाए। ठीक है। एक और छोटा सा वापस डाउट है, ये प्रोक्लेमेशन के टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाएगी ना? हट जाएगी। ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट रूल का सिंपल मीनिंग है स्टेट गवर्नमेंट गॉन। करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड। If the President of India exercises his powers as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then President of power पूछ रहे हैं, ठीक है? The Assembly of the state is automatically dissolved. सेम ये तो सेम अभी है, देखा है। रिपीट कर दिया। The powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of Parliament. सही है। Article 19 is suspended in that state. नो, ये तो नहीं होता। ठीक है। The president can make laws relating to that state. पार्लियामेंट ना? प्रेसिडेंट कहाँ? हाँ करेक्ट, पार्लियामेंट होता है, एग्जीक्यूटिव काम जो है वो प्रेसिडेंट देख लेता है, बाकी लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का रहता है। ठीक है, तो करेक्ट इसके अंदर होगा बी होगा, राइट। करेक्ट। सेकंड का बी है, द प्रेसिडेंट यूजेस his power under Article 356 of the Indian Constitution, then the state becomes temporarily suspended. Legislature become temporarily suspended in the case of the Parliament uses its authority on issues which are to be decided by the state legislature. In other words, Parliament can take decision on subjects which are under the authority of state government. Sorry, मतलब वो स्टेट लेस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उन पे पार्लियामेंट लॉ बनाने को एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3। Consider the following statements. The Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be in national interest for the Parliament to legislate with respect to the matter in state list. तो पढ़ा था ना पहले। हाँ 249 ऐड कर लेंगे। स्पेशल था वो। हाँ, यहाँ पे हमने ये भी चीज पढ़ा था ना कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट बोल देते हैं तो भी वो बना सकता है। सही कह रहे हो। एक ऑल इंडिया बेस का भी होता है ना।
डिस्क्रिशनरी पावर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है 252 था ना रेजोल्यूशन। शायद, क्या क्या आर्टिकल 252 था शायद वो, 2 and more स्टेट। वो 3 तो नहीं था? हाँ सही 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 कह रहे हो, सही कह रहे हो। देख लो एक बार 252 या 3। 2 और मोर स्टेट्स था, आखिरी में 2 वो तो लगाया ना। पावर हाँ, ऑफ वो तो पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more states by consent and adoption of such legislation by other states। ठीक है, सही है। ये 252 पढ़ा ना आपने? हाँ 252 पर। Right. और राज्यसभा की दूसरी और कौन कौन से आर्टिकल थे? एक तो 67 था, वाइस और प्रेसिडेंट और एक ऑल इंडिया सर्विस का क्या था? 312। 312। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। रेजोल्यूशंस अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। बोथ ना? नहीं, बहुत होगा। आई थिंक रिमूवल के लिए सिर्फ लोकसभा काफी है, राइट? हाँ, करेक्ट। राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 1 डी होगा ना? अच्छा हाँ, वो गलत हो। 1 सही है ना? 249 लिख ले वहां पर, तू गलत लिख लिया तूने। 252 नहीं बोला था क्या? 249 ये वाला है, नेशनल इंटरेस्ट वाला है, और 252 जब दो स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे तब। हाँ 252 2 और मोर स्टेट्स, और 249 ये वाला। हाँ Alright. Solution में the constitution gives Rajya Sabha gives that Rajya Sabha may pass a resolution by larger part of at the very least 2/3 of the member present and voting, casting a ballot such that it is fundamental or convenient in the national interest that the parliament should make law as for any issue counted in the state list. At that point, parliament is engaged to make a law regarding the matter indicated in the goal for the entire or a piece of the domain of India. ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है पूरे एंटायर इंडिया के लिए बनाए, एक पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस, ये तो पता ही है। ठीक है, majority. 44 says that every resolution approving proclamation of emergency or its continuation must be passed by a special majority. Okay. और यहाँ पे क्या लिखा? कंटिन्यूएशन स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बाय एनी ऑप्शन ना? By a larger part of at the very least 2/3 of the member present and casting the ballot. ठीक है, 2/3 present होने चाहिए वहाँ। ठीक है, alright. ये स्पेशल मेजॉरिटी है ना? ऊपर वाला? हाँ ऊपर वाला। नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, सिर्फ कह रहा है प्रेजेंट होने चाहिए। प्रेजेंट एंड इफेक्टिव मतलब 2/3 लिखा तो है इसमें। हाँ, तो 2/3 सिर्फ प्रेजेंट के लिए लिखा है। प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए 2/3। ठीक है, देखते हैं। नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या था प्रोविजन? 2/3 प्रेजेंट। यही तो होता है। मोर देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी में तो हमने यही देखा था ना, 2/3 प्रेजेंट एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट। हाँ ये होता है स्पेशल। हाँ, यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं दिया हुआ ना, यहाँ सिर्फ 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ करेक्ट, बट इस केस को भी हम स्पेशली मानते हैं ना, क्योंकि 2/3 है। हाँ हाँ, मतलब हाँ वैसे राइट। Question 4, financial emergency. Consider the following statements in respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution. A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months, unless before the expiration of that period it has been of India approved by resolution of both houses of parliament. हाँ सही है ना? 2 ही मंथ होता सब में। सही है। एक में 1 मंथ होता है ना?
वो नेशनल नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salary and allowances of all or any class of person serving in connection with the affairs of union and excluding the judges of Supreme Court and High Court. हाँ तो इंक्लूडिंग है ना। मैंने भी कर दिया Excluding question। लिखा है, इनकी भी कम कर सकते हैं ना। हाँ हाँ तो मतलब रॉन्ग है ये सेकंड वाला। हम्म, ठीक है, तो वन ओनली होना चाहिए फोर। ऐसा है क्या इसमें किसी की नहीं कम होती है सैलरी या अलाउंसेस? नहीं, सबकी कर सकते हैं। सबकी कर सकते हैं। अभी कोरोना के टाइम खूब बात चल रहा था ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग पेश आया, तो एक थोड़ा रिलेवेंट हो जाता है। आर्टिकल 361 नेइंग द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी स्टेट प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of the parliament. The president is empowered to reduce the salaries of all government employees, including judges of the Supreme Court and High Court, in case of financial emergency. अभी तक इंडिया के अंदर ये इमरजेंसी नहीं लगी है। और नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लग गई है? 4 times? 3 times। ओके एक तो फेमस इंदिरा जी वाली 75 और एक लगी थी 62 में। 62 में लगी, 2 बार ही लगी है ना। 3 बार लगी, बता रहा हूँ। एक 1962 वॉर में लगी थी जब चाइना के साथ हुआ था, दूसरा 71 वॉर में हुई थी जब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश वाला हुआ था, और एक 75 में इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे लगी थी बाय माननीय इंदिरा गांधी जी। करेक्ट। अब एक और ये आप सवाल रीड कर रहे हो या फिर बता रहे हो? वो बता ही रही है, मतलब सही बता नहीं रही है। मतलब 62 में शायद नहीं लगी थी। 62 में लगी थी, एक बार चेक चाइना कर। के साथ वॉर, यानी पक्का शोरूम में 62 में लगी थी। अब एक सवाल पड़ता है कि 65 में भी वॉर हुआ था, तो तब नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई थी क्या? मुझे भी यही कंफ्यूजन है, 65 जो लग रहा था कि लगी। चलो हाँ, मतलब ऐसा हुआ था कि जो 62 वाली इमरजेंसी लगाई थी ना, तो फिर उन्होंने हटाई नहीं उसको, और फिर वो 65 के वॉर में भी काम आ गई। मतलब हटाई नहीं थी उन्होंने, हाँ, तो वो 65 के वॉर में भी काम आ गई थी। वो मेरे ख्याल से 67 में जाके हटाई थी। ठीक है? हाँ, तो मतलब ये 5 साल चली थी है 62 से 67। करेक्ट। और ये पाकिस्तान वॉर वाली कितने टाइम तक चली थी? 71 पाकिस्तान वाली का मेरे को आइडिया नहीं कितने साल चली, बट आई थिंक वही एक 1.5 साल ही रही होगी वो वाली भी। बट जो ये था ना कि 62 के बाद इतना लंबा कैसे चल गया, तो यही लॉजिक है कि 65 में भी एक वॉर हुआ था और टेंशन जो थी मतलब कॉन्टिन्यूस ही थी, तो इस टाइम, और ऊपर से क्या था, कांग्रेस ही थे सारे, तो इससे कोई बोलने वाला भी नहीं था। हाँ सही। एक और सवाल पूछता हूँ। अभी हमने आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की बात करी, तो आर्टिकल 19 का सस्पेंशन कब हो सकता है? मतलब इन तीनों इमरजेंसी के केस में किस में होगा? सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। और इसका इंदिरा आर्टिकल गांधी क्या है? 352 है ना ये तो? नहीं ये अच्छा सॉरी, हाँ, इसका अलग आर्टिकल है शायद 358 या 359 है। हाँ 358। और अगर हमें अदर देन एफआर पे अगर रोक लगानी है तो उसके लिए भी एक आर्टिकल है ना? 359 प्रेसिडेंट लगाएंगे पर्सनल। करेक्ट। हाँ प्रेसिडेंट के पास। और भी इसमें खतरनाक डिस्टिंक्शन है, उन सबको देख लेते हैं एक बार नेशनल इमरजेंसी में। एक बार मैं पढ़ दूं मेरे नोट्स में से। तो आर्टिकल 358 में होता है कि जब ग्राउंड्स हो वॉर का, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, ये 3 होंगे, तो हमारी आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगी। ओनली व्हेन इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है। और आर्टिकल 359 में आर्टिकल 20 और 21 तो नॉन सस्पेंडेबल है। ठीक है। वापस रिपीट करना।
आर्टिकल 20 और 21 तो नॉन सस्पेंडेबल है आफ्टर 44th CA ऑफ 1978, ठीक है। और आर्टिकल 359 में अदर देन फंडामेंटल राइट वो में भी सस्पेंड कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो तो। ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होगा, मतलब कंपल्सरी नहीं है, प्रेसिडेंट बोलेगा तो ही होगा। तो कौन सा आर्टिकल? 359 मतलब अदर देन फंडामेंटल राइट, अगर कोई राइट लेनी है हमारी तो प्रेसिडेंट करेगा। अरे नहीं मैं सब पता चला? पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ लक्ष्मीकांत वाले मैं पढ़ दूँ लक्ष्मीकांत वाला पूरा जो 7 पॉइंट हैं। पीछे भी कुछ कह 350 रहा था कॉम। संजय एक बार वो टेबल ओपन कर दो ना, बोर्ड वाला। समय लेता है बहुत। हाँ देख लिया। हाँ ठीक है, पढ़ो आदित्य जी। हाँ, तो आर्टिकल 358 इट इज कन्फाइंड टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ओनली। और आर्टिकल 359 में इट एक्सटेंड्स टू ऑल दोज फंडामेंटल राइट हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है कवरेज। यहाँ पे सस्पेंड हो जाती है आर्टिकल 19 कंप्लीटली, बट 359 में इट डज नॉट एम्पावर द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। तो ये समझ लो कि 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती हमारी, ठीक है। टाइप ऑफ सस्पेंशन, ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स एज सून एज इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट को दी जाती है ये पावर और वो चाहे तो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन, ऑपरेट्स ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड नॉट इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। तो जैसा कि कहा कि नेशनल इमरजेंसी में ही होती है ये सस्पेंड, यहाँ पे होता है कि ऑपरेट्स इन केस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है? इट सस्पेंड्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, पूरे टाइम रहेगी जब तक इमरजेंसी है। और यहाँ पर सस्पेंड्स फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट which may either be the entire duration or a shorter period. तो प्रेसिडेंट के पास सब कुछ है। नेक्स्ट है टेरिटोरियल एक्सटेंड, एक्सटेंड्स टू द एंटायर कंट्री, और यहाँ पे इट एक्सटेंड्स टू एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट, ठीक है। स्टेट पावर, enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with FR under Article 19. और यहाँ पर है इट enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with those FR whose enforcement is suspended by presidential order. लास्ट पॉइंट क्या है, समझा दो एक बार। मतलब enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with those FR whose मतलब यहाँ पे सिर्फ 19 से रिलेटेड है। जैसा मैं प्रोहिबिट कर सकता हूँ, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ तो मैं प्रोहिबिट कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे असेंबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि राइट टू असेंबली आर्टिकल 19 के अंदर आता है। बट अगर मेरे को कोई और राइट है, जैसे लेट्स से चाइल्ड लेबर का राइट है, ठीक है, उसको हटाना है, तो मैं इसको मतलब हटा सकता हूँ कि भाई चाइल्ड लेबर अलाउड रहेगा, ऐसा करके हटा सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा बेकार हो गया बट समझने के लिए आई थिंक होगा, ठीक है। ये मतलब जो जो फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंट के ऑर्डर में थे उनको आप रोकने के लिए स्टेट पावर पास पावर है लॉ बनाने का, मतलब जो जो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किए हैं कि भाई ये एनफोर्स नहीं होगा। जैसा 358 में अगर देखें तो केवल आर्टिकल 19 से डील करता है, लेकिन बाकी भी आर्टिकल, जैसा इवन आर्टिकल 32 सस्पेंड कर सकता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो चीज भी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। 359 ना, एवरी आर्टिकल एक्सेप्ट 20 and 21 ना, you can. करेक्ट।
ये दो को छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं। और ये पावर कौन देगा? ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से आएगी। 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, और वो भी कब सस्पेंड होगा? जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी। अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो फिर नहीं होगा। ठीक है। अब ये बताओ कि जो इंदिरा गांधी ने क्या प्रोविजन यूज करके वो ये इमरजेंसी लगाई थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा वो एक तरीके से टेंशन हो गया था? क्या प्रोविजन यूज किया था उन्होंने? 3 पढ़े ना हमने वो। जो उसकी स्पीच थी ना, उसकी वजह से लाई थी। अरे वो नहीं, आर्म्ड रेबेलियन का कुछ डेफिनेशन चेंज किया था क्या? इंटरनल डिस्टर्बेंस था पहले वर्ड, उसको फिर आर्म रिबेलियन कर दिया गया, मतलब ताकि ऐसे इजीली नहीं लगाई जा सके। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ देख लिया इमरजेंसी के बारे में। ऑलराइट, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने जहाँ पे थे हम लोग। ना ये सेक्शन तो 4 ही थे। ठीक है, अब है पार्लियामेंट्री प्रोविजन, बट 4 भी बच गए हैं। अभी करना है? हाँ, कल करेंगे। कल करेंगे ना, आपको समाप्त टाइम हो गया है। ठीक है, कल से पार्लियामेंट्री प्रोविजन करेंगे, तो थोड़ा देख लेना उसको, ये भी छोटा ही है, ज्यादा बच्चे भी नहीं है, हो जाएगा। और बाकी यार वो अपना वो जजमेंट वाला थोड़ा देख लेना ना, जस्ट थोड़ा टाइम चाहिए। अब इतना मैं कर दूंगा, रोज भूल जाता हूँ, कर दूंगा। मेरा भाई है। कौन? मोदी जो जी बोल रहा है जो बोल रहा है। ठीक है भाई, करते हैं। ठीक है, इतने टास्क हो गए ना, 4 टास्क हो जाते दिन में। अरे भाई ऑफिसर बनेगा ना तो 10-12 टास्क होंगे, ये कुछ नहीं, इतने में तू मतलब ऐसे कर रहा है। वो ऐसे बोलता था ना कि 160 डिपार्टमेंट कुछ। भाई देख ले अभी से, 4 भी नहीं हो पा रहे अभी तो वही कह रहा हूँ भाई, अभी से देख ले उस चीज। ओके, क्लोज करेंगे इसको। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाय। ठीक है, ओके बाय।